करनी है। एक है राजनीतिक विस्तार और दूसरा पार्ट है प्रशासन। उसके बाद एक खंड आता है, पहला है राजनीतिक। राजनीतिक के दो पार्ट बनते हैं, एक राजनीतिक विस्तार और दूसरा है प्रशासन। फिर उसका दूसरा खंड बनता है अर्थव्यवस्था, तीसरा खंड बनता है समाज और चौथा खंड बनता है संस्कृति। तो राजनीतिक के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है राजनीतिक विस्तार। तो राजनीतिक विस्तार में हम लोगों को जितने भी मुगल शासक हुए उनकी वंशावलियां हुई। अब जैसे सल्तनत काल में राजनीतिक इतिहास में कई शासक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सल्तनत काल में आपने देखा इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इवन लोदी के शासकों पर थोड़ी निगाह आपको डालनी पड़ेगी। वो भी क्वेश्चन वहां बन जाता है और लोदी को शेर शाह से जोड़कर पूछ सकते हैं। वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुगल काल में वहीं से इब्राहिम लोदी के बाद जो राजनीतिक इतिहास है वहां से हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुगल काल के इतिहास पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री एटलीस्ट ये इधर खासकर जो न्यू रिसर्चेज हुए हैं उसकी एक खासियत रही है कि दो मुगल शासकों पर विशेष बल दिया जाता है राइटिंग में। एक है अकबर और दूसरा है औरंगजेब। एक्चुअली ये जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है वो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का एक खासियत रही है जिसकी आलोचना भी हुई है कि वह मुगल काल के अध्ययन करने में के क्रम में एक नायक चुन लेते हैं और दूसरा प्रतिनायक। नायक है अकबर और प्रतिनायक है औरंगजेब, और उन्हीं दोनों पर कंसंट्रेट करके अधिकांश क्वेश्चन वो बना डालते हैं। लेकिन मैं भी हिस्टोग्राफी की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी भी पुरानी पड़ गई है। उनके भी कई विचारों को चैलेंज हुए हैं, लेकिन उनके विचारों को जो चैलेंज हुए हैं वो चैलेंज कहीं ना कहीं प्रशासन अर्थव्यवस्था से संबंधित है या मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित है। वो थोड़ी गूढ़ बातें हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। वो जैसे जैसे हम टॉपिक बढ़ाएंगे तो टॉपिक बढ़ाते हुए हिस्टोग्राफिकल का वो करंट आपको मैं समझाता चलूंगा। लेकिन हमें जो मुगल काल में जिन शासकों पर, हम बाबर पर भी काम करेंगे, हम हुमायूं पर भी काम करेंगे, अकबर पर ज्यादा काम करेंगे, औरंगजेब पर ज्यादा काम करेंगे, परंतु जहांगीर और शाहजहां पर भी काम करेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो साइज है वो 200 वर्ड्स है। तो 200 वर्ड साइज का होने का मतलब यह है कि अगर वो 200 वर्ड्स का है तो कहीं से जैसे आप समझ सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन बना देंगे कि मुगल राजनीति में मुगल हरम का योगदान पर प्रकाश डाली। मुगल हरम मतलब पैलेस, जिसमें महम अनगा से लेकर और जहानारा बेगम तक का जो रोल रहा पॉलिटिक्स में, उस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन ही बना सकते हैं कि मुगल हरम का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान का निरूपण कीजिए। तो इसका मतलब है कि मुगल हरम ने, चूंकि पिछले साल एक दो पुस्तकें आई है, निकली है, केवल मुगल हरम को ही केंद्र बनाकर, नूर जहां को केंद्र बनाकर भी एक पुस्तक निकली है। तो लेटेस्ट जो पुस्तक आती है तो उसको हम दृष्टिपथ पर लेकर चलते हैं और उसमें आपको कोई समस्या नहीं होती है। आप उसको आराम से उस तथ्य को समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको नूर जहां का एक जुंटा का कॉन्सेप्ट है, हिंदी में उसको चौकड़ी बोलते हैं। तो आपको मुगल प्रशासन में या मुगल राजनीति में जुंटा की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसलिए हम एक भी किंग को छोड़ेंगे नहीं। बाबर से शुरू करके हमें, और बाबर के तुजुक बाबरी में पर एक क्वेश्चन 2014 में भी पूछा है, और तुजुक बाबरी में जो क्वेश्चन पूछा, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो वास्तव में आप काफी इंप्रेस्ड हो जाओगे। जो क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि जिसमें आपका नॉलेज डायरेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है, आपके नॉलेज, आपकी समझ से निकला हुआ उत्तर उसको लिख पाता है। जैसे आपसे अगर पूछता कि तुजुक बाबरी की भूमिका को बताइए, तुजुक बाबरी के योगदान को बताइए, तब आपकी समझ में आ सकता था। उसने क्वेश्चन क्या फॉर्म किया पता है कि क्या तुजुक बाबरी के आधार पर
बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति दिखता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले आज का लड़का जो थिंकिंग क्रिएचर नहीं, जो थिंकिंग क्रिएचर नहीं है, सोचने वाला प्राणी नहीं है, वो क्वेश्चन तुझू के बाबरी में क्या कहा गया वो उठपटांग केवल लिखकर शब्द को भरकर आंसर में चला आएगा तो मार्क्स तो मिलने से रहे। फिर आपको जवाब देना है क्या वो सुसंस्कृत व्यक्ति है या सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं है। क्या आप लोग दोनों लोग बहुत आज विलंब से, तो क्या लगता है हां कहना चाहिए कि ना? कितने लोग हां और कितने लोग ना? तुम अपनी डफली अलग बजा लेते हो। नहीं ठीक है, ह्यूमैनिटीज पेपर है, तुम ना कहने के भी लिए स्वतंत्र हो। एक बात दिमाग में रखो कि ऐसा नहीं है कि तुम सारी बातों में हाँ ही बोलोगे, ना भी बोल सकते हो। यू आर फ्री टू से नो, लेकिन तुम्हारे पास उसका प्रॉपर आर्गुमेंट चाहिए। हाँ सिद्ध करना सरल होगा, पहले एक सुसंस्कृत व्यक्ति का लक्षण देना होगा। मैं भी अभी कवर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बताया कि पहले हम लोग राजनीतिक इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास के बाद तब राजनीतिक इतिहास में दो पार्ट बनेगा। प्रशासन, प्रशासन में कोई समस्या ही नहीं है, सीधे शुरू कर देना है। फिर केंद्रीय प्रशासन से तो अंतर भी आपको पता चल जाएगा। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, अब वहां पर तो एकता प्रशासन देखा था प्रॉपर, जिसको सूबा प्रशासन कहते, उसकी शुरुआत मुगल काल में होगी, उसको शुरू करने का श्रेय अकबर को होगा। प्रांतीय प्रशासन के बाद तुम स्थानीय प्रशासन आते हो, तो भले ही स्थानीय प्रशासन का विकास सल्तनत काल में हुआ हो, सिख और परगना का, लेकिन जिसे तुम कहते हो मानक स्थानीय प्रशासन, उसी आरंभ करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। और शेरशाह की परंपरा को मुगलों ने अपना लिया। तो स्थानीय प्रशासन तो शेरशाह ने ही विकसित कर दिया, लेकिन शेरशाह सूबा, मानक सूबा प्रशासन की शुरुआत नहीं कर सका था। तो शेरशाह मानक सूबा प्रशासन की शुरुआत नहीं कर सका था। तो मानक सूबा प्रशासन, सूबा कहते हैं प्रांत को, पहले 12 सूबा में अपने साम्राज्य को विभाजित करने का श्रेय अकबर को है, जो उसके शासन काल में 15 सूबा हो गया। तो मानक प्रशासन से मतलब है कि एक तरह का अधिकारी और सभी अधिकारियों का दायित्व निर्धारित हो, प्रशासनिक संरचना की मूलभूत विशेषताएं स्पष्ट हो। जब ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे कहते हैं मानक। तो मानक सूबा प्रशासन यहां हो गया, मानक प्रांतीय प्रशासन वहां हो गया। और केंद्रीय प्रशासन में ही तुम देखोगे कि जैसे अधिकारी है, तो अधिकारी में जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे सल्तनत में है तो मुगल में भी है। लेकिन अब गौर ये करना है कि सल्तनत काल में सुल्तान के द्वारा जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण का प्रयत्न किया गया था, क्या मुगल काल में उससे ज्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है? और मुगल काल में अगर ज्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है तो वो केंद्रीयकरण का अवयव क्या है, कैसे प्रशासनिक केंद्रीयकरण बढ़ा है? तो सबको मैं इस तरह से तुमको स्ट्रक्चर ही बनवा दूंगा पढ़ते और लिखते समय। बुकलेट तो अपनी जगह है जिसको तुम रीडिंग मारोगे, इसका तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्लास में उस सबको मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। लेकिन यार तुम लोगों ने सल्तनत काल में हमारे अभी तक इच्छा को फुलफिल नहीं किया। प्रोविंस को मैं हटा भी दिया, विजयनगर और बहमनी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैंने भी तुम लोग को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति बताई है। इसका स्ट्रक्चर तो दिमाग में होना चाहिए। क्या एक काम तुम लोग करना, फिर भूल जाओगे। तुम लोग एक कॉपी अपना एक निजी बना के इस रिवीजन के क्रम में, एक तो तुम लोग का टेस्ट तो देना ही है ना, तो उसमें तो रिवाइज होगा ही। तो रिवीजन के क्रम में तुम लोग ज्यादा नहीं 500-500 600-600 शब्द में राजनीति पर, प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और संस्कृति पर अपनी भाषा और अपनी सहजता से लिख लेना। क्या आश्चर्य प्रकट कर रहे हो? तो आईएएस कैसे बनोगे? राजनीति पर, प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और संस्कृति पर अपनी भाषा और अपनी सहजता से लिख लेना। क्या कि जैसे अधिकारी है, तो अधिकारी में जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे सल्तनत में है तो मुगल में भी है। लेकिन अब गौर ये करना है कि सल्तनत काल में सुल्तान के द्वारा जो प्रशासनिक केंद्रीयकरण का प्रयत्न किया गया था, क्या मुगल काल में उससे ज्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है?
और मुगल काल में अगर ज़्यादा प्रशासनिक केंद्रीयकरण है तो वो केंद्रीयकरण का अवयव क्या है, कैसे प्रशासनिक केंद्रीयकरण बढ़ा है, तो सबको मैं इस तरह से तुमको स्ट्रक्चर ही बनवा दूंगा पढ़ते और लिखते समय। बुकलेट तो अपनी जगह है जिसको तुम रीडिंग मारोगे, इसका तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्लास में उस सबको मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। लेकिन यार तुम लोगों ने सल्तनत काल में हमारे अभी तक इच्छा को फुलफिल नहीं किया। प्रोविंस को मैं हटा भी दिया, विजयनगर और बहमनी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैंने जो तुम लोगों को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति बताई है, इसका स्ट्रक्चर तो दिमाग में होना चाहिए। क्या एक काम तुम लोग करना, फिर भूल जाओगे, तुम लोग एक कॉपी अपना एक निजी बना के, जैसे रिवीजन के क्रम में, एक तो तुम लोग का टेस्ट तो देना ही है ना, तो उसमें तो रिवाइज होगा ही, तो रिवीजन के क्रम में तुम लोग ज्यादा नहीं 500-500 600-600 शब्द में राजनीति पर, प्रशासन पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और संस्कृति पर अपनी भाषा और अपनी सहजता से लिख लेना। क्या आश्चर्य प्रकट कर रहे हो? तो आईएएस कैसे बनोगे? मैं जो कर सकता था तो मैक्सिमम तो मैंने तुम्हें कर ही दिया, इससे ज्यादा तो करना मेरे बस में ही नहीं। तुम्हारे पर दबाव डाल के दिमाग में भी उसको सेट कर दिया। अब उसको दिमाग में रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये किसका काम है? तो तुम लोग सभी लोग उसको ट्राई कर रहे हो, लिख रहे हो। देखो कहीं भी व्यस्त है, तुम कहोगे हम जीएस में व्यस्त है, वहां भी तुम समय ही बर्बाद कर रहे हो। जो चीज तुम नहीं लिख सकते हो, सिर्फ जो अमुक जी पढ़ा रहे हैं, इससे काम नहीं चलता है। आपको उसको थाती को बचा के रखना पड़ता है। तो अब जनरल स्टडी में तुम क्लियर हुआ नहीं, लेकिन हिस्ट्री में तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया। तो जो पूंजी तुम्हारी है, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, ऑप्शनल पेपर तो तुम्हारा रिजल्ट पर बहुत इंपैक्ट करेगा। तो वहां तो जीएस में स्थिति है कि सभी हमाम में वही हैं, सब एक दूसरे को अनुमान से ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहां तो तुम्हारे पास पुख्ता है ना, तो बुद्धिमानी क्या है कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ क्यों जा रहे हो? तो निश्चित है तुम्हारा तैयार है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तुम इतने सारे टेस्ट दे चुके हो, तुम क्वेश्चन कर चुके हो, तो तुमको इसको बचा के रखना तो सहज है। और जो तुम्हारा क्लियर ही नहीं है, उस पर भी तुम इक्वल टाइम दे रहे हो, इस पर भी इक्वल टाइम दे रहे हो, तो बुद्धिमानी यह है कि पहले इस पर टाइम दे दो ना थोड़ा सा, उधर से टाइम 1-2 घंटा कट और सल्तनत का लिख लो। कितना लगेगा? मैंने 2-2 घंटा हम सारे पाठ पर देते हैं, 2 राजनीति पर, 2 अर्थव्यवस्था पर, 2 समाज पर और 2 घंटे संस्कृति पर। तो टोटल 8 घंटे तुमको लगेंगे उसको तैयार करने। वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन फिर वो मेरा रहेगा, तुम्हारा अपना नहीं होगा। तुमने जो समझा है, मैंने एकदम 600 शब्द में इल्तुतमिश से लेके और ये मोहम्मद गोरी से लेके, तुर्कों का ऐसा हुआ, उसने सुल्तान ने किस प्रकार से किया, वहां तक आके लोधी तक आके कैसे राजनीति की संरचना बदली, फिर प्रशासन में जो इस तरह से केंद्रीय, प्रांतीय, एकता प्रशासन और यहाँ स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन डेवलप किया, इस तरह से संरचना जहाँ पर केंद्रीयकरण पर उनका बल था ये, लेकिन अफगानों के समय आकर वो केंद्रीयकरण की संरचना कमजोर हो गई। फिर वहाँ से अर्थव्यवस्था पर आओगे कि कैसे जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तन लाया, नई तकनीकी लेकर आए, जिससे शिल्पों और उद्योगों का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, एक सामुद्रिक व्यापार उस काल में विकसित है। वैसे यह श्रेय अधिकतर यूरोपीय कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत में व्यापारिक क्रांति लाई, लेकिन सामुद्रिक व्यापार उनसे पहले भी इंडिया में विकसित रही थी। और तब करके उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह वाले, मतलब बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है उसका भाव को लेके, और इकोनॉमी पर 600 शब्द में, ज़्यादा अगर 700 हो जाए तो कोई नहीं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं। तुमको अपने समय उससे समाज में कैसे, समाज का पहले लंबत विभाजन था, अब क्षैतिज विभाजन हो गया, समाज पर किस तरह से कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा। उसी तरह संस्कृति पर, संस्कृति में थोड़ा थोड़ा में ही किसने भाषा और साहित्य पर क्या प्रभाव डाला, स्थापत्य पर क्या प्रभाव डाला, समझ रहे हो नहीं? तो उसमें तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अपने ऊपर, तो कितने लोग ट्राई करोगे ईमानदारी से? वेरी गुड, तुम्हारा हाथ आधा उठाया, ट्राई कर रहे हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ। तो मेरे विचार से 8 घंटे समय निकालकर, अब देखो समय की तो सबको कमी रहती है, मुझे भी रहती है, तो ये हो जाएगा। तो उसको तुम लोग अपना पैकअप कर लो। अब जब मुगल पर चलोगे तो मुगल पर हम ज्यादा डिस्टर्ब, इसीलिए तुम लोग को मैंने संडे को, जो सल्तनत वाले हैं उनको संडे को टेस्ट रख दिया है कि मंडे के बाद फिर अब मुगल पर तुम्हारा पूरा ध्यान, मुगल तो आज से ही ध्यान तुम्हारा, आज भी तुम मिस नहीं करोगे, लेकिन फिर मुगल पर तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए।
तो इसमें भी हम तुमको राजनीति कराएंगे, प्रशासन कराएंगे, अर्थव्यवस्था कराएंगे, समाज कराएंगे, संस्कृति कराएंगे, और साइंटिफिक वे में होगा, तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने तुमको आज का जो एक मैटर दिया है उसमें हमने लिया है टॉपिक। देखो, इतने टॉपिक पर तुम्हें हमारे साथ कमांड करना होगा। पहले टॉपिक निकालो, और टॉपिक में पहला देखते हो मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब स्थापना में पहले हम लोग बाबर और हुमायूं की चर्चा करेंगे, बाबर और हुमायूं। फिर उसके बाद आते हैं तो आपका टर्म आता है तुजुक बाबरी का अध्ययन स्रोत एवं साहित्यिक सामग्री के रूप में मूल्यांकन, हुमायूं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ये दो आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिमाग में रखते हैं, यहां से लेके आपको स्टेट तक कहीं पूछ सकता है। हालांकि बाबर पर भी मैं दो क्वेश्चन फॉर्म करूंगा, एक तो तुजुक बाबरी पर फॉर्म करूंगा और एक क्वेश्चन अलग से फॉर्म करूंगा। फिर शेरशाह तथा अफगान साम्राज्य, शेरशाह का उद्भव, व्यक्तित्व मूल्यांकन, प्रशासन के क्षेत्र में योगदान एवं अन्य उपलब्धियां। तो शेरशाह में आपको सारे एस्पेक्ट करने हैं, कोई एक एस्पेक्ट नहीं करना है। उसका साम्राज्य निर्माण से लेकर उसके अन्य योगदान तक, जैसे प्रशासन के क्षेत्र में उसका बड़ा योगदान है। उसने अर्थव्यवस्था को भी गति दी। मध्यकाल में पहला शासक है जो यह सोचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को एक नई गति देंगे। तो शेरशाह के काल को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर आपका आता है एक महान शासक अकबर, अकबर तथा साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। इसमें आपका आता है साम्राज्य निर्माण, राजत्व की नवीन अवधारणा, प्रशासनिक सुधार, गैर मुस्लिमों के प्रति नीति, धार्मिक नीति, समाज सुधार के लिए उठाए गए कदम तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां। मैंने अकबर के सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। फिर आपका आता है जहांगीर तथा शाहजहां। इसमें हम लोगों को देखना है राजपूत तथा धार्मिक नीति, निरंतरता तथा परिवर्तन। नूरजहां का जुंटा हो गया, जुंटा होगा, जो होना चाहिए, जुंटा की अवधारणा। जो जुंटा कहते हैं चौकड़ी को, हिंदी में चौकड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं JUNTA, जुंटा। फिर हम लोग चले आएंगे प्रशासन पर। प्रशासन पर देखेंगे मुगल राज्य का स्वरूप, मुगल राजत्व पर तुर्की मंगोल प्रभाव, केंद्रीय प्रशासन, सूबा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी एवं जागीरदारी, भू राजस्व प्रशासन, अमीर वर्ग की संरचना, न्याय व्यवस्था, मुगल सैन्य संरचना। इतने एस्पेक्ट हम लोग कर लेंगे तो प्रशासन में कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। फिर हम लोग आएंगे मुगल अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में हमारे टॉपिक होंगे कृषि अर्थव्यवस्था, गैर कृषि उत्पाद तथा शिल्प एवं उद्योग, व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, पुर्तगीज कंपनी, ब्रिटिश एवं डच कंपनी तथा व्यापारिक क्रांति। जैसे ब्रिटिश और डच कंपनी के आगमन के बाद हिंदुस्तान में एक व्यापारिक क्रांति की परिकल्पना की गई। मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसकी ये एस्पेक्ट आता है और मिडिवल में भी आता है। मुद्रा एवं बैंकिंग तथा बीमा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस काल में सतलत काल की तुलना में आप इकोनॉमी में नए नए डायमेंशंस का जुड़ाव देखोगे। और फिर नगरीकरण, नगरीकरण इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मुगल कालीन समाज, जमींदार वर्ग तथा किसान, ग्रामीण संरचना, स्त्रियों की दशा। ये दो पर विशेष रूप से हमें गौर करना है। मुगल साम्राज्य का विघटन, कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट, 17वीं सदी का संकट। अब मुगल साम्राज्य के विघटन में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, उसमें जो 17वीं सदी का संकट है वो बड़ा ही मुख्य एस्पेक्ट है, तो इस पर क्वेश्चन भी आपको प्रायः पूछते हैं। और फिर उसके आगे आता है मुगल संस्कृति, फारसी एवं भारतीय भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य का विकास, मुगल काल में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल स्थापत्य, चित्रकला, संगीत कला, क्षेत्रीय स्तर पर स्थापत्य, चित्रकला एवं संगीत का विकास, बीजापुर एवं गोलकुंडा राजपूत राज्य। अब सिख पंथ, अहोम राज्य, दारा सिखों का सांस्कृतिक योगदान, महत्वपूर्ण एवं प्रतिभाशाली मुगल महिलाएं तथा हारम में उनकी भूमिका। अब ये जो भी मैंने मुगल, चूंकि दो बुक आ चुकी है मुगल हरम पर और महिलाओं के योगदान पर, तो इस पर भी हम टॉपिक को समेट रहे हैं। और लास्ट है 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति, अंधकार का युग अथवा प्रगति का काल। तो ये आपका एक डार्क एज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो बच्चे, आज घर पर मैंने इसको लिखित रूप में दे दिया है। थोड़ा सा मैं पहले आपको इतिहास लेखन पर प्रकाश डाल देता हूँ। मुगल काल का इतिहास लेखन अभी तुमने पढ़ा नहीं हुआ है, तुम इसको घर पर जाके पढ़ोगे और इसको एक बार देखोगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली देखो, इतिहास लेखन की बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस के टाइप पूछे जाते हैं उसमें इतिहास लेखन की समझ रहने से अच्छा होता है। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है
कि इतिहास लेखन एक बार आपको पढ़ने, या मैं अभी आपको समझा दूंगा, उससे इतिहास लेखन नहीं बनेगा। इतिहास लेखन की समझ बनाने के लिए हर एक टॉपिक में हमें प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं वो इतिहास लेखन, जैसे आप देखो, मैं एक साधारण सी बात होता हूँ, बीपीएससी में ही पूछा कि क्या 17वीं सदी मुगल साम्राज्य का पतन मुगल अर्थव्यवस्था में अधोगति को दर्शाता है? परीक्षण कीजिए। तो पहले तो हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, अधोगति मतलब, हम अधिकतर जो मैं जाता हूं पढ़ाने तो मुझे लगता है कि कितना जो डे टू डे लाइफ के जो शब्द होते हैं उसमें बच्चों को समझाना पड़ता है। कई बार बच्चे स्लिप भेजते हैं कि सर ऐसे ऐसे आस्था और विश्वास में क्या अंतर है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कभी कुछ सोचा नहीं है। तो तुम लोग देखो, तुम लोग कोई भी चीज़ कहते तो हो, लेकिन कभी तुमने अपने आप को आत्म परीक्षण करके देखा है? तुम कहते हो कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट कम हुआ, आत्म परीक्षण करके देखो कि बच्चों का लेवल क्या है। और उन्हीं पंख पैउधी से तुम लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब आस्था और विश्वास तो मेरा काम नहीं है समझाना ना, ये तो तुमको अपने हाथ से प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा लेवल इतना पर है तो तुमको एग्जामिनेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन करके अपने टाइम को बढ़ा के ये सब सीखना पड़ेगा। अब तुम क्लास में भाषा सीखोगे, मैं भाषा सिखाऊंगा, बर्तनी सिखाऊंगा, या एकवचन और बहुवचन सिखाऊंगा, कि मैं तुम्हें इतिहास सिखाऊंगा, या फिर ह्यूमैनिटीज़ के बाकी अप्रोच के बारे में बताऊंगा? तो ये बहुत कठिन समस्या है। संयोग से आप लोगों के क्लास में अच्छे बच्चे हैं, जीएस वर्ल्ड में भी हमको अधिकतर अच्छे बच्चों का वहाँ भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट के बच्चों से वहाँ भी बच्चे अच्छे हैं। और इसका कारण है कि हमने जो उनको समझाया है कि भाई तुम थिंकिंग क्रिएचर बनो, तो कम से कम हर बैच में 50-60 बच्चे थिंकिंग पर काम कर रहे हैं और वो लोग उसमें जोड़ने का काम वहाँ कर रहे हैं। इसलिए मैंने देखा, कल पुष्पेश पंसर और मेरा डिबेट था वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर का इंटीग्रेटेड अप्रोच का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पीछे जाके जहाँ भी दृष्टांत लेता था, अटलांटिक चार्टर की बात करता था, या पीछे मुड़कर मैं अगर उनसे विल्सन्स 14 पॉइंट प्रोग्राम की बात करता था या डीकोलोनाइजेशन की बात करता था, तो जहाँ जहाँ जिन बातों को हमने टच किया, या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात या सुएज कैनाल क्राइसिस की बात, तो बच्चे लोगों ने उसको एक्नॉलेज करते थे और वो जुड़ते थे उस बहस से। हालांकि उस बहस को मैंने ओपन नहीं किया हुआ था कि क्योंकि बच्चे को फिर क्वेश्चन पूछने के लिए ओपन कर देते तो फिर क्लास आगे ही नहीं बढ़ता। तब बच्चों के मन में बड़ी बड़ी जगह था, तब व्यक्तिगत पहले शुरू करते हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से तब चले जाते हैं व्यक्तिगत पर, तो उससे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ तो उस तरफ से माइंड ये करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस रहा कि हाँ बच्चे, तो तुम अगर जो पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद लिख सकते हो, वही तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। तो अगर जो बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है और थोड़ा सा वो सोचने की अपनी क्षमता डेवलप कर सकता है, यूपीएससी उसी के लिए। यूपीएससी उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो बेसिक शब्द पर अटके पड़े, तो उसके लिए फिर उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बेसिक शब्द, भाषा कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो मैं इसे बता रहा था कि अधोगति, तो अधोगति का तो मतलब समझते होगे, अधोगति का क्या मतलब होता है? नीचे गिरने का। तो अब एक बच्चा अगर पहले तो बीपीएससी में कोई बच्चा लिख रहा होगा तो उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मुगल अर्थव्यवस्था में अधोगति का, पहले वो अधोगति खोजा होगा। खैर अंग्रेजी में ऊपर लिखा होगा कि द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी से अगर अधोगति नहीं भी समझा होगा तो समझ गया होगा। अब पहले उसके सामने समस्या यह आएगी कि हम अधोगति शब्द का मतलब क्या लगा, मतलब कैसे अधोगति हुआ, मतलब डिक्लाइनिंग कैसे हुआ, और क्या हम मुगल अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन को मुगल साम्राज्य के विघटन से जोड़ें। तो उसको जोड़ने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन कैसे हुआ। तो मान के चलो कि 50% बच्चे तो तभी हट जाएंगे कि उनको अधोगति ही पता नहीं हो कि हुआ कैसे, मतलब हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड किसको माने। तो 50% बच्चे को तो पता ही नहीं होगा, वो हट गए, वो तो क्वेश्चन को ऐसे भी करने से रहे। अब 50% बच्चों में 25% बच्चे जानेंगे कि जागीरदारी संकट और कृषि संकट, जिसको एक को सतीश चंद ने, दूसरे को इरफान हबीब ने दिया है, वह मुगल अर्थव्यवस्था में अवनति का द्योतक था। तो अब वो 25, अब और मुझे लगता है कि पेपर देने वाले 1 या 2% बच्चे इस बात को समझेंगे कि जो सतीश चंद्र और इरफान हबीब ने जो पतन का विचार दिया है, वो पतन का विचार भी चैलेंज हो चुका है।
आज वो पतन का विचार जो स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि जो संकट शब्द जो दिया है, जागीरदारी संकट और कृषि संकट, उस विचार को मुजफ्फर आलम, संजय सुब्रमण्यम, चेतन सिंह, कैरेन लियोनार्ड जैसे विद्वानों ने, जैसे संशोधनवादी लेखक कहते हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया है और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मुगल साम्राज्य का पतन आर्थिक संकट के कारण नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक समृद्धि के कारण हुआ। और वह तर्क देते हैं कि वे आर्थिक संकट का ही को, क्योंकि 17वीं सेंचुरी का वह टाइम है जब यूरोपीय व्यापार अपने चरम पर है और यूरोप से बड़ी मात्रा में कीमती धातु साम्राज्य के अंदर आ रहा है। तो अगर बड़ी मात्रा में कीमती धातु आ रहा है तो फिर पतन क्यों, संकट क्यों? तो एक तो भारत में कीमती धातु का आगमन हो रहा है और दूसरा फैक्टर वो दिखाते हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनियों ने भारत में नए प्रकार के अनाजों को इंट्रोड्यूस किया, तो नगदी फसलों की खेती बड़ी मात्रा में भारत में हो रही है। और जब नगदी फसलों की खेती हो रही है तो कृषि के क्षेत्र में भी समृद्धि दिख रही है, तो उसको हम विघटन और पतन से क्यों जोड़े? तो अब 2% बच्चा अगर इस थियरी को भी जानता होगा तो अब उसको स्टैंड लेने का प्रॉब्लम होगा कि भाई हम इस पतन को माने कि उत्थान को माने, इसमें हां बोले कि ना बोले, और फिर उसको थरथराना शुरू करेगा। और 1% बच्चा इसमें स्टैंड लेगा कि भाई देखो, संकट की अवधारणा को हम पूरी तरह नहीं नकार सकते, लेकिन तब है कि हम संकट को ही एकमात्र कारण न माने, बल्कि माने कि मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, इसमें इसका व्यापक अखिल भारतीय विस्तार था और इसमें बहुत अधिक इसके अंदर जटिलता थी, इसलिए इसके पतन के लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं है, कहीं इसके लिए संकट उत्तरदायी है तो कहीं इसके लिए समृद्धि भी उत्तरदायी है। अब समृद्धि उत्तरदायी है को समझाएंगे तब तुम समझोगे। समृद्धि उत्तरदायी वो बताते हैं जैसे बरेली है, अवध है, तो ये समृद्धि क्षेत्र जब पैदा हुआ तो नीचे जो सूबादार है उसको तो बहुत पैसा ऊपर देना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर उसका दबाव है, तो नीचे के स्तर पर सूबादार थे, जागीरदार थे और जमींदार थे, वो सब आपस में गठबंधन बना के मुगल सत्ता को ही चैलेंज करके अपने आप को स्वतंत्र कर लिया कि अगर हम स्वतंत्र होंगे तो यहाँ के समृद्धि का लाभ हम उठाएंगे। ये है विघटन का एक सिद्धांत जो इन लोगों ने दिया है। और इरफान हबीब और सतीश चंद्रा ने जो दिया था वो दिया था कि आर्थिक तंगी के कारण ऐसा हुआ। तो कहीं पर समृद्धि के कारण भी विद्रोह हो रहा है तो कहीं पर तंगी के कारण भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास लेखन की समझ नहीं होगी तो क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ना अब उसी तरह मैं तुमको उदाहरण बताता हूं, जैसे अब हम यहां पर आपको जो आज मैटर दिया है उसमें पहला थोड़ा सा मैंने सोचा कि इतिहास लेखन की पहले मैं बेसिक झलक आपको दे दूं। हालांकि बेसिक झलक से आपको नहीं होगा, जब मैं टॉपिक टू टॉपिक जब धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करूंगा तो फिर आपको इसकी समझ में आएगी। जैसे देखो, पहला आप देख रहे हो कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हमने दिया है, तो इतिहास लेखन में आप इसको मानकर चलिए कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी एक है और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी है। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन मैंने यहां पर दिया है, सबसे पहले हमने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ही दिया है। अभी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है देखिए, पहले साम्राज्यवादी ही आपको बता देते हैं, साम्राज्यवादी के बाद फिर हमको मार्क्सवादी समझाने में ज्यादा सहूलियत होगी, इसलिए पहले राष्ट्रवादी ही बता देते हैं। देखो, जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण करते हैं तो इसका मतलब है कि विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे या जो सबसे पहले मुगल काल पर लिखना शुरू किया। तो जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में पहले दो ग्रुप बट जाता है। एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक राष्ट्रवादी और दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। तो जो सांप्रदायिक राष्ट्रवादी है, गौर करना मेरी बात है, उस पर लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पहले हम जब राष्ट्रवादी की बात करेंगे तो दो भागों में बांटेंगे, एक सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। अब सांप्रदायिक राष्ट्रवादी में भी दो सब गुट बन गए, दो गुट बन गए, एक है हिंदू संप्रदायवादी, दूसरा मुस्लिम संप्रदायवादी। तो जो हिंदू संप्रदायवादी है वो यही इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि अकबर एक महान शासक था और औरंगजेब एक कट्टर शासक था,
और औरंगजेब और अकबर की उदार धार्मिक नीति और गैर मुसलमानों के प्रति नीति, यानी उदार धार्मिक नीति और राजपूत नीति के कारण मुगल साम्राज्य जैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी, परंतु औरंगजेब के द्वारा उसके उलट दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। उनका सीधा से यही थियरी था। अब इस इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिल रहा है सर जदुनाथ सरकार, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इस तरह के हिस्टोरियन के द्वारा इसे समर्थन मिल रहा था। तो ये मान्यता नॉर्मली मानकर चलते थे। इसलिए तुम देखोगे कि पुराना अभी भी जो राष्ट्रवादी परंपरा वाली पुस्तकें हैं उसमें यही सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि अकबर महान की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और औरंगजेब के द्वारा उस नीति को उलट दिए जाने के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। दूसरा सब स्कूल, दूसरा जो गुट है उसके बारे में मैंने बताया कि वह था मुस्लिम सांप्रदायिक गुट। इस मुस्लिम सांप्रदायिक गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था IH कुरैशी। जैसे आपको हिंदू सांप्रदायिक गुट है और हिंदू सांप्रदायिक इतिहास लेखन उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे सर जगन्नाथ सरकार और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उसी प्रकार से मुस्लिम सांप्रदायिक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे IH कुरैशी। ये IH कुरैशी, देखो दुर्भाग्य है कि IH कुरैशी ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट थे और सेंट स्टीफेंस से ही दिल्ली में, आप उसका नाम सुना होगा आपने। ये बड़ा ही सेकुलर कॉलेज, सेकुलर अप्रोच इसका रहा है। वैसे भी क्रिश्चियन मिशनरी का है, इसको हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवाद से कोई मतलब नहीं है। तो IH कुरैशी की शिक्षा दीक्षा वहीं हुई थी। फिर IH कुरैशी इसके बाद यहाँ से जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाकर ही रोट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जाकर उन्होंने पाकिस्तान का पहला इतिहास लिखा था। तो पाकिस्तान में जब वो इतिहास लिख रहे थे तो उसमें वो स्वतंत्र रूप से वो पाकिस्तान का पहला इतिहासकार IH कुरैशी ही है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ही लिखा है। जब पाकिस्तान पैदा हुआ तो पहली जन कुंडली उन्होंने ही बनाई। तो वहाँ पर उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि अकबर की मुस्लिम विरोधी नीति, माने अकबर हिंदू पक्षधर और मुस्लिम विरोधी था। आप देखो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अकबर हिंदू पक्षधर और मुस्लिम विरोधी था। तो अकबर की मुस्लिम विरोधी नीति के कारण जो हिंदू है वो बड़े उद्दंड और अनुशासनहीन हो गए थे। इसलिए औरंगजेब को हिंदुओं को अनुशासित करने के लिए कठोर नीति अपनानी। खैर IH कुरैशी हमारी समस्या नहीं है, वो पाकिस्तान गए, उनके साथ हमारी समस्या हल हुई। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद इस तरह के इतिहास लेखन का से कोई खतरा नहीं रह गया, क्योंकि कोई इस तरह का इंटरप्रिटेशन इंडिया में चल ही नहीं पाया। इंडिया में खतरा हिंदू सांप्रदायिक इतिहास लेखन ही बना रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्चुअली राष्ट्रवादी इतिहास लेखन दो भागों में बट गया था। एक था सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, जिसमें दो गुट के बारे में मैंने बता दिया, हिंदू संप्रदायवादी और मुस्लिम संप्रदायवादी। और दूसरा गुट है जिसको आप कहते हो धर्मनिरपेक्ष संप्रदायवादी। तो जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी, एक हुआ सांप्रदायिक राष्ट्रवादी, दूसरा हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी गुट है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे AK मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जैसे इतिहासकार। अब ये अंबिका चरण मजूमदार जैसे इतिहासकार ये राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे। आपने अंबिका चरण मजूमदार का नाम सुना भी होगा, उन्होंने कांग्रेस को प्रिजाइड किया था लखनऊ अधिवेशन। तो जो अंबिका चरण मजूमदार थे वह एक तरह से वो सेकुलर हिस्टोरियन थे लेकिन राष्ट्रवादी थे। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी में अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार ने जो इतिहास लिखा है मुगल काल का, वो अपेक्षाकृत उन्होंने संतुलित बनाने की कोशिश की है। कम से कम संप्रदायवाद और धर्म के प्रभाव में वो नहीं लिखते हैं। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरे ही हरे दिखाई देता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे तो उनका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश विरोधी थी, जो होना ही था। लेकिन उन्होंने उनसे एक मिस्टेक इन लेखकों से यह हुआ कि जैसे उन्होंने जब ब्रिटिश साम्राज्य की बात जब हुई तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का जमकर विरोध किया और लोहा लिया। यहां तक तो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने धोखे से ब्रिटिश साम्राज्य को मुगल साम्राज्य का बच्चा समझ लिया, शिशु समझ लिया। तो जब मुगल साम्राज्य का शिशु समझ लिया तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने के क्रम में मुगल साम्राज्य का ही विरोध करते चले।
और इसी क्रम में वो मुगल साम्राज्य को कहीं ना कहीं ब्रिटिश की तरफ विदेशी मान लिया। और यही वजह है कि क्षेत्रीय स्तर पर जिन नेताओं ने कमान संभाला मुगल साम्राज्य के विरुद्ध, उसे उन्होंने राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। जैसे महाराणा प्रताप राष्ट्रीय नायक थे, शिवाजी राष्ट्रीय नायक थे। तो इस तरह से क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय नायक से की तरह चित्रित करने का मुख्य वजह हुई उनका ब्रिटिश विरोध, और कहीं ना कहीं मुगल ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत को मुगल साम्राज्य की विरासत मान लेना। इसलिए मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट में जो भी क्षेत्रीय नेता खड़ा हुआ, उसमें 3 तो कम से कम महत्वपूर्ण है। एक महाराणा प्रताप है राजस्थान में, शिवाजी है महाराष्ट्र में, और लेवित फुकन है असम में। अहोम था जिसने सामना किया था मुगलों का। इन सबको इन्होंने आइडियलाइज कर दिया। तो इसी क्रम में देखो अब होता क्या है कि तुम लोग जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तुम ही लोग का क्या, तुम लोग तो अभी खैर, मैं बहुत एक्सपीरियंस देखता हूँ। ये समस्या मैं नॉर्मली अध्यापकों में भी देखता हूँ कि क्वेश्चन देखने के बाद नॉर्मली उनको इन समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को हम कौन सा डायरेक्शन दे, या कई बार बहुत घबरा जाए। 1-2 बार तो कई लोग हमसे सुझाव लेने भी आए कि सर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो औरंगजेब पर हम क्या लिखेंगे। हम कहते हैं भाई एक्सपीरियंस का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन खुद इशारा देता है। हमें अगर सारा विचार पता हो तो क्वेश्चन खुद इशारा दे देता है। क्वेश्चन की इशारा को अगर समझ गए तो आप अनुभवी हैं, क्वेश्चन के इशारा को नहीं समझा तो अनुभवी है नहीं है। अब मैं बताता हूं कि 1986 में बीपीएससी में और 1989 में यूपीएससी में एक ही क्वेश्चन पूछा था। दोनों का एकदम सेम था क्वेश्चन। सॉरी, 1999 में यूपीएससी में और 1986 में बीपीएससी में, दोनों एकदम सेम क्वेश्चन था कि देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था। टिप्पणी कीजिए, देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था, टिप्पणी कीजिए। क्या लगता है? क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर से एक आवाज निकलती है, कान ऐसे डालोगे तो आवाज सुनाई दे। कितने लोगों को इस क्वेश्चन की आवाज सुनाई दे गई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तुम अपना ज्ञान का उपयोग कर रहे हो कि क्वेश्चन का संकेत को समझ रहे हो? अभी थोड़े समय के तुम अपना ज्ञान स्थगित कर दो और क्वेश्चन के संकेत को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है। तुम्हारे अंदर की आवाज इतनी स्ट्रांग थी कि तुम क्वेश्चन की आवाज को नहीं समझ पाए। वो तो बता रहा है, उसका संकेत क्या है कि आपको क्या करना है, एग्री करना चाहिए, डिसएग्री करना चाहिए। वो तो बाद की चीज है। तुम लोग क्वेश्चन, तुम देखो, जस्ट 1 मिनट, तुम लोग क्वेश्चन के शब्दावली पर गौर कर। तुम लोग इतना, मैंने कहा ना कि तुम लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हो कि क्वेश्चन का विश्लेषण ही नहीं कर पाते। जब तक क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी, देन यू विल डू नथिंग। यहां पर देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है। देशभक्ति ही एकमात्र, कलम से गिरो, ही एकमात्र। संकेत मिल गया हमको कि ये चाह रहा है कि हम डिसएग्री करें। अगर वहीं पर वह देता कि महाराणा प्रताप के कई अपराध हो सकते हैं लेकिन उनका एक छोटा सा अपराध देशभक्ति भी था, बस तुरंत कहते कि इसका संकेत है कि हम एग्री कर जाए। समझ रहे हो? ये तुम्हारे स्तर पर नहीं कर रहा हूं, ये समस्या अध्यापक के स्तर पर भी है। उठे जाएंगे पीछे, औरंगजेब क्या किया, अकबर क्या किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्केट में तो 5 प्रकार के व्यू है। क्वेश्चन जो तुमको बोल रहा है उस क्वेश्चन पर तुम लिखो ना। अब 1 मिनट के लिए दूंगा। तुम मान लो ये बहुत बड़ा विवाद का विषय, अभी भी तुम देखो कि वैदिक आर्यन बाहर से आया अंदर से। ये पूना वाले अभी एक स्टेब्लिश मत नहीं है, इसलिए इसको लेके बहुत उछालना मत और कहीं लिख मत देना, क्योंकि जो जेनोम टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत क्लियर कट रिजल्ट नहीं आता है। एक दो फॉसिल्स को लेके आप राखी गढ़ी के 1-2 फॉसिल्स को लेके इतना बड़ा कंक्लूजन आप नहीं दे सकते। उसके बहुत सारे विरोधी विचार भी आ रहे हैं। और वो भी जो फॉसिल्स का जो
परीक्षण होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोजोम का बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा से जो निष्कर्ष है वो हेर फेर हो जाता है। एक उदाहरण मैंने बताया कि अब मध्य एशिया से वैदिक आर्यंस आए, या ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारत का जितना भी पॉपुलेशन था वो एक ही था, कोई बाहर कोई अंदर ये नहीं है, सब अंदर ही है। तो अब मान लो ये विचार है, अब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में वो देते हैं कि वैदिक आर्यंस देसी नहीं थे बल्कि एक बाहरी प्रवर्जन का प्रतिनिधित्व करते थे। यह विचार भी आज पूरी तरह निर्दोष नहीं रह गया है इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो हम कहेंगे कि देखो भाई, ये चाह रहा है कि इस विचार को जो हाल में चैलेंज मिला है वो हमें लिखना है। अब वहीं पर पूछा क्या आप वैदिक आर्यंस को देशी मानते हैं, तब हम लिखेंगे, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा विवादास्पद नहीं पूछता है, तभी आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो यहां पर क्या आप देशी मानते हैं, तो हम लिखेंगे कि हाल में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है परंतु इसको मानने में ऐसी ऐसी कठिनाई है, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और भी शोध अपेक्षित है। समस्या क्या है लिखने में यार तुम लोगों को? क्वेश्चन के संकेत को क्यों नहीं समझते? क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा हम उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन की आवाज को हम सुनेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी है उनकी ये समस्या रही कि थोड़ा सा वो महानाम शिवाजी एक राष्ट्रवादी नेता थे, अब राष्ट्रवादी तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि शिवाजी और तो और छोड़िए क्षेत्रीयता ही की बात नहीं, पहले पूरे मराठी के वो थे, पूरे मराठा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो हम जीवन में उनको अपना मराठा जितना युद्ध मुगलों से हुआ उनसे ज्यादा तो उनको मराठों से ही हुआ, और खुद उनके पिताजी ही तो बीजापुर की सेवा में रहे थे, और वो भी जब जरूरत पड़ी तो बीजापुर से इक्वेशन बनाया, कहीं बीजापुर से मिलकर मुगलों पर हमला किया, कहीं मुगलों से मिलकर बीजापुर को के दमन करने की कोशिश की, बीजापुर का क्षेत्र छीनने की कोशिश की, और बड़े बड़े देशमुख से तो उनका निरंतर संघर्ष चलता रहा, उनकी सेना में मुस्लिम भी थे। तो एक क्षेत्रीय अपने एक तरह से एक केंद्रीयकरण की शक्ति के विरुद्ध एक क्षेत्रीय स्वायत्ता की आवाज थी जो केंद्रीयकरण की शक्ति से मुकाबला कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वहीं पर पूछते हैं कि शिवाजी क्या एक राष्ट्रवादी नेता था, क्या आप सहमत हैं, तो तुरंत संकेत मिल जाएगा कि चाह रहे हैं कि नहीं, हम डिसएग्री करें। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद ये तो आ गए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी, अब आते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में जैसे एल्फिस्टन है, स्मिथ है, वगैरह वगैरह उन्होंने लिखा है। तो अब देखो वहां पर एक समस्या क्या है कि ये जो साम्राज्यवादी हैं, तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों की जो अधिकतर समस्या रही है वो अकबर से रही है। अकबर से रही है। अकबर से इसलिए रही है कि भारत में जो मुगल थे वो भारत में मुगलों की विरासत ही ब्रिटिश को प्राप्त हुई, और मुगलों का इतना प्रभाव हिंदुस्तान में रहा कि बताया जाता है जब बहादुर शाह जफर 1857 के महाविद्रोह के समय लाल किला में अंतिम सांसें भी गिन रहा था, तो अभी ब्रिटिश को कभी हिम्मत नहीं होती थी कि ब्रिटिश उसको टच करें जब तक 1857 का महाविद्रोह नहीं हुआ। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है? मतलब इतिहास के वो नैरेटिव और किस्सा कहानी भी है, इतिहास में नैरेटिव का भी महत्व है, लेकिन इतिहास विश्लेषण है। बहुत लोग होता है ना क्या है इतिहास, अरे बाबर हाँ ऐसे फरगाना में पैदा हुआ, समरकंद को जीता। नो, इन यूपीएससी यू आर सपोज टू बी स्लाइटली क्रिटिकल, नैरेटिव इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस। नैरेटिव को हम खारिज नहीं करेंगे, नैरेटिव के सहारे ही तो तुम्हें हम दिलचस्पी पैदा करेंगे और चीजों को बढ़ाएंगे, लेकिन नैरेटिव के अलावा आपको क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, क्योंकि लिखने में आपको नैरेटिव काम नहीं आएगी। 200 वर्ड्स के क्वेश्चन में नैरेटिव कहां काम आएगी? तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं उन्होंने उनको यहां पर सामना मुगल विरासत से सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हो कि मुगलों के इर्द गिर्द ऐसा ऑरा अकबर ने क्रिएट कर दिया था, ऐसा ऑरा
कि मुगल बादशाहत की पहचान हिंदुस्तान में ऐसी थी कि जब टिपू के विद्रोह के समय लाल किला से खड़ा होकर जब बहादुर शाह जफर की अपील गई तो पूरे हिंदुस्तान के जो शासक हैं उसके अंतर्गत एकता में बंधने के लिए तैयार हुए, दूसरा किसी के अंतर्गत नहीं हो रहे थे। वही बात अगर नाना साहब करते या लक्ष्मीबाई करती तो वो उनके अंतर्गत नहीं तैयार होते कोई शासक, लेकिन बहादुर शाह जफर के अंतर्गत होने के लिए तैयार हुए, इतना ऑरा क्रिएट किया हुआ था। तो क्या है कि मुगलों के साथ समस्या यह थी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको ब्रिटिश हिस्टोरियन के साथ समस्या यह थी कि वो कहीं ना कहीं अकबर के साइज को छोटा करना चाहते थे ताकि मुगलों का प्रभाव हम भारत में कम करके दिखाएं। तो अकबर का साइज छोटा करना चाहते थे, तो अकबर का साइज को छोटा करने के लिए शेर शाह के कद को उन्होंने बढ़ाया। अगर आप अपने पिताजी के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो दादाजी के साइज को बढ़ा दीजिए, पिताजी का साइज स्वयं छोटा हो जाए। तो पिताजी के सामने 2 4 5 एक बार कहीं बोल के देखिए, इसी बार जाइएगा तो आजमा लीजिएगा, केवल ये नहीं बताइए कि सर हमको सिखाए थे। कहीं 2 4 5 बार उनके सामने बोलिए, करे अपने दादाजी के समय का तो बात ही खैर अलग था, वहां तो अपने परिवार का वो कितना भी प्रबुद्ध होंगे, लेकिन 2 3 बार जब तुम बोलोगे तुरंत कहेंगे तुम कहना क्या चाहते हो, हमने उस नाम को मिट्टी में मिला दिया क्या। तो मतलब क्या है कि दादाजी का कद जब बढ़ाओगे तो पिताजी का कद छोटा होना स्वाभाविक होता है। तो उसी तरह से अगर शेर शाह के कद को तुम बढ़ा दोगे तो अकबर का कद छोटा हो जाता है। इस ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने शेर शाह को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। खैर इस पर हम आगे आएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले जब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई तो इसमें सबसे पहले मोहम्मद हबीब आए। तो 1952 में उन्होंने जब गजनी ऑफ महमूद जब लिखा तो एक तरह से मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव मोहम्मद हबीब ने ही डाली थी। फिर बाद में उसमें प्रोफेसर नूरुल हसन आए, अत्हर अली आए, इरफान हबीब आए, इक़्तिदार आलम खान आए, शिरीन मुसूवी। अब उस ग्रुप में आप बस वो 2 ही बच गए हैं उस ग्रुप में, पुराने वाले में, इरफान हबीब और शिरीन मुसूवी। शिरीन मुसूवी उनसे भी छोटी हैं और हाँ उनसे इरफान हबीब से, और उधर बाकी इक़्तिदार आलम खान ये सब मतलब गुजर चुके हैं। प्रोफेसर नूरुल हसन वो तो शिक्षा मंत्री भी रहे थे, वही मार्क्सवादी इतिहासकारों को भरा था भारत में, इसीलिए पूरा मार्क्सवादी इतिहास लेखन का प्रभाव बढ़ा था। तो जो इसी को बोलते हैं मार्क्सवादी राष्ट्रवादी स्कूल। तो यहाँ मैंने 2 बिंदु दिया है कि मार्क्सवादी राष्ट्रवादी स्कूल ने क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। एक आप देखते हो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण 1950 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मोहम्मद हबीब ने इसकी नींव डाली। फिर प्रोफेसर नूरुल हसन, अत्हर अली, इरफान हबीब, शिरीन मुसूवी आदि से जुड़ गए। यह लोकप्रिय रूप में अलीगढ़ स्कूल से के नाम से जाना गया। परंतु इस स्कूल के बाहर के विद्वान भी मार्क्सवादी इतिहास लेखन से जुड़े रहे। इस इतिहास लेखन का दृष्टिकोण पूर्व काल के लेखकों से निम्नलिखित रूप में पृथक रहा। एक, इन्होंने इतिहास के अध्ययन के क्रम में राजवंश, शासक वर्ग तथा घटनाक्रम के अध्ययन के बजाय आर्थिक सामाजिक विश्लेषण की ओर मोड़ दिया। इस प्रकार अब इतिहास लेखन तथ्यपरक न होकर विश्लेषण प्रधान हो गया। जैसे नैरेटिव को इन्होंने काटा छाटा और उसकी जगह, जैसे पहले वर्णन होता था ना, वर्णन घटनाक्रम का, उस नैरेटिव को काटा छाटा, उनकी जगह विश्लेषण पर इन्होंने बल देना शुरू किया। और दूसरा, इन्होंने व्यक्ति की भूमिका को ठोस भौतिक कारकों से जोड़कर देखा। इस क्रम में उन्होंने शासक की नीति एवं कार्य को तात्कालिक परिस्थितियों से जोड़कर व्याख्या करने का प्रयास किया। एक मार्क्सवादी विद्वान हरवंश मुखिया ने यह घोषित किया है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि अकबर की उदार धार्मिक नीति अकबर के उदार मस्तिष्क की उपज थी, तो यह निष्कर्ष बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति उसके कट्टर मस्तिष्क की उपज थी। देखो, इसको पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अगर सच पूछो तो इतिहास को इंटरेस्टिंग बनाया एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हारे लिए इतिहास का मतलब किस्सा कहानी था, जैसे आज लोग बोलते हैं ना, अभी भी कोई बच्चे आते हैं इनका बोलते हैं इतिहास में उसमें बहुत फैक्ट्स है, लेकिन तुमने कभी हमको कॉपी में देखा तुमको ज़्यादा फैक्ट मिला? तुम वहाँ इकोनॉमी पॉलिटी वगैरह भी जीएस में पढ़ते होगे, उससे कम ही फैक्ट्स इसमें तुमको पढ़ता होगा, बल्कि पॉलिटी वगैरह में इतना आर्टिकल वगैरह देखना पड़ता होगा। यहाँ पर कोई उसका झंझट नहीं है। तो हमने जानबूझकर तुमको, चूंकि अब आज की तारीख में फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है, और यहाँ से लेकर स्टेट तक तो क्वेश्चन का साइज 200 वर्ड्स हो गया। अब अगर तुम उसमें जबरन इन्फॉर्मेशन घुसाओगे, तुम्हारे आंसर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। या तो तुम केवल
अब तुमसे पूछा जाए क्या देशभक्ति महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था, आप फैक्ट बोलोगे महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, क्या मतलब है इसे? इसको परीक्षक नहीं जानता कि मेवाड़ का शासक था। फिर नहीं, फिर वो उदय सिंह का पुत्र था और महाना सांगा का पुत्र, उसने जमकर अकबर से लोहा लिया था। मेवाड़ के शासक शुरू से ही लोहा लेते रहे तो वो भी लेता रहा था। अब इतना सारी बातें तुम अगर लिखते जाओगे तो उससे उस क्वेश्चन का तो कोई अभिप्रेत पूरा नहीं होगा क्या? तो उस समय तुम उसको इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करोगे, उत्तर को शेप दोगे जो क्वेश्चन का डिमांड है। अब क्वेश्चन का डिमांड हमें फुलफिल करना है, तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि वह देशभक्ति उसमें थी या नहीं थी। तो देशभक्ति हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह अपने राज्य, वह देशभक्ति उसका एकमात्र अपराध नहीं था, बल्कि उसका एक बड़ा अपराध था कि केंद्रीय शक्ति के विरुद्ध एक क्षेत्रीय शक्ति या क्षेत्रीय स्वायत्तता का बिगुल बजाना या क्षेत्रीय स्वतंत्रता का ध्वज उठाना। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है तो उसमें देशभक्ति जैसी चीज कोई स्पष्ट रूप में विकसित नहीं हुई थी। और यह भी गौर करने वाली बात है कि महाराणा प्रताप संपूर्ण हिंदुस्तान के संदर्भ में क्या संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में भी नहीं सोच रहा था। क्या संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में वो सोच रहा था क्या? वो तो मेवाड़ के संदर्भ में सोच रहा था। तो ये देशभक्ति कुछ बड़ी चीज हो गई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यह केंद्रीयकरण की शक्ति के विरुद्ध एक क्षेत्रीय स्वतंत्रता की आवाज थी, क्षेत्रीय स्वायत्तता की आवाज थी। और इसी को आधार बनाकर महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। अब लास्ट में चलकर लगा कि थोड़ा कंसोलिंग बात कुछ कह दे, सांत्वना दे दें, क्योंकि महाराणा प्रताप से भावनात्मक रूप से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ये भी जुड़े हुए थे। तो उसमें हम लास्ट में देते कि खैर उसमें देशभक्ति का तत्व खोजना कठिन हो, लेकिन यह भी सत्य है कि महाराणा प्रताप के इस संघर्ष ने परवर्ती काल के राष्ट्रवादियों को अत्यधिक प्रेरणा प्रदान कर दी। मुआवजा भी हो गया उसके प्रति, थोड़ा सा सम्मान का एक भाव भी हो गया। ये भी सिद्ध हो गया कि देखो भाई देशभक्ति वाली बातें हम मत करिए, कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या। अब ये हो गया विश्लेषण। अब इसमें अगर तुम घटनाक्रम केवल देने चाहोगे तो कैसे होगा? उसमें विजन चाहिए। अब ये जो मार्क्सवादी इतिहास लेखक है, इन्होंने क्या किया कि इतिहास को विश्लेषण की तरफ मोड़ा। हाँ सुनो, इधर गौर करो। हाँ गौर करो इधर, है ना। हाँ तो उन्होंने इतिहास को घटनाक्रम से विश्लेषण की तरफ मोड़ दिया। दूसरी बात है कि उन्होंने शासक की नीति और कार्यों को आर्थिक भौतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा। जैसे हरवंश मुखिया, मुझे याद है मैंने पीछे भी बताया था कि एक सेमिनार में हरवंश मुखिया को जो मैं सुना था, वो जेएनयू से थे, उस इरफान हबीब वगैरह से छोटे हैं वो और जेएनयू से हैं वो। तो वो हरवंश मुखिया मुगल साम्राज्य के पतन में, जैसे पहले तुम्हारे जो दादाजी वगैरह पढ़ते होंगे, पिताजी वाला बात हुई तो पिताजी भी बहुत यंग हो गए, तुम्हारे दादाजी के समय जो पढ़ते होंगे 1950 के दशक वगैरह में, तो उस समय इतिहास का मतलब होता था, जैसे अब मुगल साम्राज्य का पतन लिखना है तो कमजोर उत्तराधिकारी, अयोग्य और चरित्रहीन अमीर वर्ग, अयोग्य शासक, मुगल साम्राज्य, हाँ नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अफगानों का आक्रमण। तो इस तरह से पॉइंट बना के लोग उसको एक एक इस तरह से लिखते थे। तो हरवंश मुखिया ने कहा कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो मैंने पहले एक जर्नल में इरफान हबीब का आर्टिकल पढ़ा। उनकी जो बुक जो आई थी एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया, तो उससे पहले उन्होंने एक आर्टिकल बुक में लिखी थी। तो उसमें उन्होंने कृषि संकट की अवधारणा दी थी और उसमें दिखाने का प्रयास किया था कि मुगल साम्राज्य का विघटन कृषि संरचना में जो एक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, जो किसानों का विद्रोह हुआ और किसानों ने जागीरदारों के साथ मिलकर जो विद्रोह किया, तो इसका कारण वाकई में एक कृषि संकट है और इस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरा पूरा दिमाग ही घूम गया कि अच्छा, इससे पहले तो कोई इस पर नहीं सोचा था, ये तो एक बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। वो पूरा का पूरा जो विश्लेषण है उसको ही उसने चेंज करना शुरू कर दिया मार्क्सवादी इतिहास लेखन। 1956 में सतीश चंद्रा ने लिखी जागीरदारी पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट एंड जागीरदारी क्राइसिस, एक पुस्तक लिखी 1740 to 1757, उस पुस्तक का नाम था। फिर इरफान हबीब ने 1963 में लिखी एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। तो मोरलैंड एक हिस्टोरियन था ब्रिटिश, उसने लिखा था
एग्रीडियंट सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया, तो उसी के जवाब में उन्होंने एग्रीडियंट सिस्टम इन मुगल इंडिया लिखा। फिर 1966 में प्रोफेसर नूरुल हसन ने लिखा पोजीशन ऑफ जमींदार्स अंडर मुगल्स। तो ऐसी जो पुस्तकें आती गई तो इसने पूरे विजन को चेंज किया। अब इसने कहा कि देखिए, अब किसी शासक की नीति और कार्यों को आप केवल उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उसकी सोच के संदर्भ में नहीं देखिए। जैसे ये हालांकि व्यवहारिक बात भी है। अब अभी मोदी जी हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी की अगर मैं राजनीतिक पक्षधरता नहीं दिखा रहा हूं, मैं उदाहरण के लिए मुझे लेना पड़ रहा है और मजबूरी होती है। अब मोदी जी है, मोदी जी की जो नीति है वो नीति केवल उनकी सोच से निकलती है क्या? राजनीतिक बाध्यता से निकलती है? निकलती है बाध्यता से, क्योंकि बहुत सारा इक्वेशन है उनकी पार्टी में भी। तुम देखते हो ना, प्रवक्ता ही कितने मुस्लिम है कि नहीं? बहुत। और वो सब तो आग उगलते हैं जब बोलते हैं तो। उसके बाद वोट बैंक भी मुस्लिम चाहते हैं। तो एक जो तुम देखोगे, एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल है, उसका जो अप्रोच होगा, और एक जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको तुम कहते हो, जो तथाकथित जो विजिलेंटी ग्रुप है, जो वोट देता है बीजेपी को ही, लेकिन मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त 10 कदम आगे रहता है। चाहे काउ स्लॉटर का मामला हो, किसी का मामला है, मोदी जी कभी काउ स्लॉटर पर बोलते हैं? कभी ये बोलते हैं कि नहीं भारत में गौ की रक्षा होनी चाहिए? मोदी जी का स्टेटमेंट बताओ। नहीं बोलते हैं। काउ लिंचिंग पर भी नहीं बोलते हैं। दुर्भाग्य है, एक आध बार बोले हैं, एक आध बार तो बड़ा सख्त स्वर में बोले हैं कि भाई मुझे गोली मार दो परंतु उनको टच मत करो। तो इस तरह की बात बोले, लेकिन कुछ लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, कुछ लोग खुद ही उत्साह में पड़कर ज्यादा करने लगते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक जो शासक होता है उसकी राजनीतिक बाध्यता होती है। एक जो अपोजिशन में रहता है उसकी बात अलग रहती है। अपोजिशन से जो वो सरकार में चला आता है तो विपक्षी का तेवर नहीं रह जाता है। आप पार्टी को ही देख लो, अपोजिशन में थी तब, अब सरकार में आई तब। तो सरकार की अपनी बाध्यता होती है, आपको सरकार चलाना है, हिंदुस्तान में चलाना है। तो इसमें एक हरबंस मुखिया ने बड़ी मार्केबल बात कही जिसने पूरी इंटरप्रिटेशन को बदला। उसने कहा कि अगर आप यह मानकर चलते हैं कि अकबर की उदार धार्मिक नीति अकबर के उदार मस्तिष्क के ऊपर थी, तो यह निष्कर्ष बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति औरंगजेब के कट्टर मस्तिष्क के ऊपर थी। इसका मतलब समझा? इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोगों ने समझा कि अगर आप ऐसा मानकर चलते हो कि अकबर की उदार धार्मिक नीति अकबर के उदार मस्तिष्क के ऊपर थी, तो यह निष्कर्ष बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति औरंगजेब के कट्टर मस्तिष्क के ऊपर थी। परंतु यह केवल मस्तिष्क की उपज ही नहीं है, यह मस्तिष्क के ऊपर से बहुत आगे की चीज है। जैसे अब इसका इंटरप्रिटेशन सतीश चंद्रा ने दिया। सतीश चंद्रा के बारे में तुमको बताया होगा कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन करके सतीश चंद्रा जा रहे थे आईएएस का प्रिपरेशन करने, और वो एक अपना कमरा लेकर आईएएस का प्रिपरेशन शुरू कर दिया। तो उनको आरपी त्रिपाठी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो देखे कि भाई फर्स्ट क्लास फर्स्ट एक लड़का है, उसको लेकर वो सपना देखे, जो क्लास में इंटरेक्शन होता है तो टीचर समझ ही जाता है कि स्टूडेंट का क्या पोटेंशियलिटी है। वो सोच रहे थे कि अच्छे हिस्टोरियन बनेगा ये, और वो चले गए आईएएस का प्रिपरेशन करने। बस आरपी त्रिपाठी पता किया कहाँ है सतीश, जब आसपास के उसके खोजा तो पता चला कि वो तो गया आईएएस का प्रिपरेशन कहाँ है, तो इलाहाबाद के अमुक मोहल्ले में है। वहीं पर वो अपना प्राइवेट कमरा लेके तैयारी कर रहे थे। बस आरपी त्रिपाठी पहुंच गए वहां, बोले क्यों अपना तकदीर खराब कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको इससे? तुम आईएएस बन के करोगे, किसी जिला में बैठोगे, तुम वहां पर जाओ और अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अ लॉट ऑफ रिसर्च शुड बी डन हियर। उठा के ले आए। तब सतीश चंद्रा गए, जाके उनके पास बैठे, बोले कि आप उठा के तो हमको ले आए, लेकिन अब काम भी तो बताइए करें क्या। तो आरपी त्रिपाठी ने कहा कि सर जगन्नाथ सरकार ने जो इतिहास लिखा है, तुम सर जगन्नाथ सरकार का खंडन करो। तब उन्होंने सर जगन्नाथ सरकार ने औरंगजेब का इतिहास लिखा है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, 2 पार्ट्स में। तो सतीश चंद्रा फिर
गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत दिन तक काम किया, फिर पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी गए, वहाँ काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में काम किया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता पढ़े, जितना मेडिवल बुक है सब छान मारा, और तब वो सर जगन्नाथ सरकार के व्यक्तिगत लाइब्रेरी